आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। सन 1927 में हाइजेनबर्ग ने अपना ये प्रिंसिपल दिया था, ये सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने कहा था कि किसी गतिमान कण की एक साथ स्थिति और संवेग को पूर्ण यथार्थता के साथ मापना असंभव है। It is impossible to measure position and time of a moving particle with complete accuracy. किसी गतिमान कण की एक साथ स्थिति व संवेग को पूर्ण यथार्थता यानी परफेक्टली एक्यूरेसी से मापना असंभव है। तो उनके अनुसार यदि हम किसी गतिमान कण की स्थिति को एक्यूरेटली नापने की कोशिश करेंगे तो उसके मोमेंटम की मेजरमेंट में अशुद्धि आती चली जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर हम मोमेंटम उसका एक्यूरेट नापने की कोशिश करेंगे तो उसकी पोजीशन में एरर बढ़ती चली जाएगी। तो उन्होंने दोनों तरह की अशुद्धि यानी उसकी पोजीशन में और मोमेंटम में अशुद्धि के बीच में एक रिलेशन निकाला कि यदि एक साथ मापने पर स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा क्यू आई तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी क्यू आई हो तो डेल्टा क्यू आई इंटू डेल्टा पी क्यू आई is greater than or equal to h. h means Planck constant, जहाँ q1 तो लेते हैं हम x, q2 is equal to, जब q1 की वैल्यू हमने x ले ली तो q1 की वैल्यू x एज्यूम करी है तो p क्यू आई इज इक्वल टू पी एक्स। और q2 को हम ले लिया अगर हमने y तो p q2 इज इक्वल टू पी वाई। और q3 को ले लिया हमने z तो p q3 इज इक्वल टू पी जेड।
तथा स्मॉल h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड प्लैंक नियतांक है। तो जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म है उसको हम लिख सकते हैं अतः डेल्टा x डेल्टा px is greater than equal to h, डेल्टा y डेल्टा py greater than equal to h और डेल्टा z डेल्टा pz greater than equal to small h। यदि और शुद्धता से मापा जाए तो डेल्टा क्यू आई डेल्टा पी आई ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर 4 पाई ये वैल्यू आती है। तो ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अब इसका एक्सप्लेनेशन या प्रूफ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में अगर प्रूफ आ जाए या एक्सप्लेनेशन आ जाए तो इस तरीके से देंगे एक्सप्लेनेशन दो तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। नंबर 1, एक तो मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय माइक्रोस्कोप, इस फिनोमेना से किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालना चाहते हैं तो उस फिनोमेना से हम देखेंगे कि हाइजेनबर्ग का नियम किस प्रकार से आता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है और ये माइक्रोस्कोप का लेंस है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए कोई ना कोई लाइट या रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन से टकरा के जब तक इस लेंस के अंदर नहीं जाएगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई नहीं देगा। ये लेंस, तो लेंस के अंदर जब तक टकरा के कोई लाइट या कोई भी ऐसी चीज जो हमारी आइज पे सेंसेशन प्रोड्यूस कर सके जब तक वो नहीं जाएगी तब तक ये इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई नहीं देगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर गामा रेज का एक फोटोन आ रहा है तो वो इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर रहा है। गामा रे का फोटोन है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है और जब ये स्ट्राइक करेगा तो अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलने लगेगा टकराने के बाद और
जो फोटोन है ये स्कैटर्ड होके इस डायरेक्शन में चलेगा, किसी भी एंगल से चल सकता है, लेकिन केवल वही फोटोन लेंस के अंदर जाएंगे जो इस वर्टिकल लाइन OP से प्लस थीटा और माइनस थीटा एंगल के बीच में होंगे। जो लेंस के अंदर जाएंगे उन्हीं की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा जो पॉइंट P पर रखा हुआ है। तो माना पॉइंट P पर रखे इलेक्ट्रॉन से गामा रे या गामा किरण जिसकी तरंग दैर्ध्य है लैम्डा का एक फोटोन टकराता है और कॉम्पटन प्रभाव के कारण टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा तथा फोटोन स्कैटर्ड या प्रकीर्णित हो जाएगा। केवल वो प्रकीर्णित या स्कैटर्ड फोटोन जो OP लाइन से प्लस थीटा व माइनस थीटा कोण के बीच होंगे लेंस में प्रवेश करेंगे और उनके कारण ही इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा या उसकी पोजीशन हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है गामा रे का फोटोन आ रहा है प्लस x डायरेक्शन में और स्कैटरिंग के बाद जो फोटोन स्कैटर्ड हो रहा है वो x एक्सिस से 90 माइनस थीटा कोण से स्कैटर्ड हो रहा है। यदि आपतित तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ लैम्डा हो तो फोटोन का संवेग स्मॉल p इज इक्वल टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से लैम्डा इज इक्वल टू h/p, तो p इज इक्वल टू h/लैम्डा होगा तथा स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम भी इसी ऑर्डर का होगा
अतः माना जा सकता है कि स्कैटर्ड फोटोन या प्रकीर्णित फोटोन का संवेग इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा और OP से प्लस थीटा व माइनस थीटा के बीच, क्योंकि जो इससे अधिक कोण पे होंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो माइक्रोस्कोप से बाहर की तरफ होंगे और उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। इस कारण प्लस थीटा व माइनस थीटा कोण पर जाने वाले फोटोन के x दिशा में संवेग के मान में अंतर। तो जो प्लस थीटा एंगल पर जा रहा है उसका संवेग x दिशा में प्लस एच ओवर लैम्डा साइन थीटा, और जो माइनस थीटा एंगल पर जा रहा है उसका संवेग फिगर में देखिएगा, उसका संवेग इसके अपोजिट होगा। तो डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू प्लस एच ओवर लैम्डा साइन थीटा माइनस माइनस एच ओवर लैम्डा साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई ट्वाइस एच ओवर लैम्डा साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि जो माइक्रोस्कोप है उसकी रिजॉल्विंग लिमिट, जो रिजॉल्विंग लिमिट है माइक्रोस्कोप की, अगर हमने लैम्डा वेवलेंथ की लाइट यूज करी है तो वो होती है लैम्डा अपॉन ट्वाइस साइन थीटा, जहाँ पर थीटा हाफ कोण एंगल है। और विभेदन सीमा ये बताती है कि हम इतनी एक्यूरेसी से ही या इतनी दूरी पर रखी हुई दो वस्तु हैं तो उनको हम अलग अलग देख सकते हैं, इससे कम होने पर उनको हम अलग अलग देख नहीं सकते। अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति में केवल हम एक्स दिशा में देख रहे हैं, स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ओवर ट्वाइस साइन थीटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ओवर ट्वाइस साइन थीटा इंटू ट्वाइस एच ओवर लैम्डा साइन थीटा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल और 2 से 2। ये आ गया डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एच।
और स्मॉल h का मान h/4 से ज़्यादा हो गई होगा, तो इसका मतलब डेल्टा x और डेल्टा पी एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो h/4 से ज़्यादा है। ये बड़ा है h/4, अतः डेल्टा x डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन h/4। तो यही हेज़नबर्ग का सिद्धांत है। ये एक्सप्लेनेशन हो गया कि हेज़नबर्ग सिद्धांत के अनुसार हम ये कहते हैं कि हम उसकी स्थिति, किसी भी कण की, गतिमान कण की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ पूरी तरीके से यथार्थ रूप से नहीं नाप सकते। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए उसे हमें किसी फोटोन से टकराना पड़ेगा, और फोटोन से टकराएंगे तो वो चलने लगेगा, और जब वो चलने लगेगा तो उसकी स्थिति और उसके मोमेंटम दोनों की अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा h/4 से बड़ा होता है, जिससे हेज़नबर्ग का सिद्धांत की पुष्टि होती है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एकल स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय सिंगल स्लिट। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बीम यानी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन एक सिंगल स्लिट से पास किए जाते हैं, तो उसके सामने रखे स्क्रीन पर, पर्दे पर हम ये देखते हैं कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। तो जिससे ये तो हमें पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है उनके अंदर वेव नेचर है। अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके मोमेंटम दोनों में अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट कितना आता है। पहले इसको थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सिंगल स्लिट है जिस पर इलेक्ट्रॉन बीम आ रही और सामने स्क्रीन रखी है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, और जब ये सिंगल स्लिट पे आएगी जिसकी जो चौड़ाई होगी वो बहुत कम होगी। मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई y है और इसके मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा y है। डेल्टा y। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि किनारों से कुछ मुड़ जाती है। इस घटना को बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन। तो इस स्लिट के अलग अलग पार्ट से फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होगा, और सामने स्क्रीन पर एक हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। ये आपने पढ़ा था ऑप्टिक्स में।
तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होगा, सेंटर पर मैक्सिमा होगा, इसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं। तो सेंटर पे तो सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद ये मिनिमा बनते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट मिनिमा बनता है θ1 एंगल पर। तो अब इलेक्ट्रॉन जिनका इनिशियल मोमेंटम p था, डिफ्रैक्शन के बाद भी लगभग इसी ऑर्डर का मोमेंटम होगा p, और वो प्लस x डायरेक्शन से θ1 एंगल पर चलने लगते हैं। तो माना स्लिट पर स्मॉल p मोमेंटम की इलेक्ट्रॉन बीम प्लस x डायरेक्शन में आती है, तथा स्लिट से डिफ्रैक्शन के बाद स्क्रीन पर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाती है। इसके लिए nth निम्नलिखित के लिए फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में फार्मूला आता है कि nth मिनिमा निम्न इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। स्मॉल d साइन थीटा इज इक्वल टू nm, जहां स्मॉल d स्लिट चौड़ाई, n नंबर ऑफ निम्नलिखित की संख्या है, केंद्र से। लैम्डा प्रयुक्त तरंगदैर्ध्य और थीटा निम्नलिखित की कोण, निम्नलिखित का कोण कर देते हैं, निम्नलिखित का कोण है। तो ये फार्मूला होता है। अब आप चित्र में देखिए,
स्लिट की चौड़ाई में अनिश्चितता। स्मॉल डी इज इक्वल टू किस ऑर्डर की होगी, डेल्टा वाई स्मॉल अनिश्चितता डेल्टा वाई स्लिट की चौड़ाई की ऑर्डर की होगी, यानी उसी की रेंज में होगी। अतः डेल्टा वाई की वैल्यू तो हो गई डी। तो जो साइज होता है लगभग उसी ऑर्डर की हम क्या मान लेते हैं उसमें अनिश्चितता, डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो गई डी। और गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल एच ओवर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पी, यानी इससे पी आ गया एच ओवर लैम्डा। अब मोमेंटम विवर्तन के बाद मोमेंटम किसी कोटि का होगा, अर्थात θ1 कोण पर मोमेंटम P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा ही होगा, इसी ऑर्डर का होगा। इसका y दिशा में अनिश्चितता, तो जो θ1 कोण से मोमेंटम जा रहे हैं उनके y डायरेक्शन में जो प्लस θ1 कोण से है उसका अगर आप देखें फिगर में इसके दो कंपोनेंट होंगे, y दिशा में प्लस y दिशा में, तो हो जाएगा p साइन θ1। और ऐसे ही जो नीचे वाला है उसका भी माइनस y दिशा में हो जाएगा, माइनस p साइन θ1। तो मोमेंटम की y दिशा में अनसर्टेनिटी या एरर डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा साइन θ1 माइनस माइनस एच ओवर लैम्डा साइन θ1। ये आ जाएगा डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू ट्वाइस एच ओवर लैम्डा साइन θ1। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये तो इक्वेशन 1 थी। और ये हो गई डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी, ये हो गई इक्वेशन 2।
और डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू 2h ओवर लैम्डा साइन थीटा 1, ये हो गई इक्वेशन 3। ये 1, ये 2 और ये 3। तो अब इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू डी इंटू 2h ओवर लैम्डा साइन थीटा 1 समीकरण 1 से n इज इक्वल टू 1 के लिए थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, अतः स्मॉल डी इज इक्वल टू यानी डी साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, और इससे डी की वैल्यू आ गया लैम्डा ओवर साइन थीटा 1। इसलिए डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू लैम्डा ओवर साइन थीटा 1 इंटू ट्वाइस एच ओवर लैम्डा साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 कैंसिल हो गया, लैम्डा भी कैंसिल हो गया, तो डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू 2h, और ये वैल्यू ज़्यादा है h ओवर 4 पाई। डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन h ओवर 4 पाई। तो यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है कि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h ओवर 4 पाई से अधिक या उसके बराबर हो सकता है। तो इस प्रयोग के द्वारा भी पुष्टि हुई हाइजेनबर्ग के सिद्धांत। अब भौतिक महत्व, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का भौतिक महत्व। आखिर हमें हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से हमें क्या क्या बातें पता चलती हैं? इससे हमें ये पता चलती है कि नंबर 1, जब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 तो डेल्टा पी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब स्थिति अगर हम पूरी तरीके से शुद्धता से नापेंगे तो उसके संवेग में अनिश्चितता अनंत होगी, और जब डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इन दोनों का मतलब क्या है? अर्थात एक बार में केवल स्थिति यानी पोजीशन, स्थिति या संवेग को ही पूर्ण शुद्धता से मापा जा सकता है। दोनों को हम एक साथ पूरी तरीके से शुद्धता से नहीं माप सकते। नंबर 2, इससे द्रव्य की द्वैतता का पता चलता है, ड्यूलिटी ऑफ मैटर का पता चलता है। यानी इससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो है तरंग या कण, वो दो तरीके से व्यवहार करता है।
नंबर 3, इससे पता चलता है कि हम बहुत छोटे कणों यानी क्वांटम मैकेनिक्स में केवल उनके व्यवहार का संभावित प्रोबेबल अध्ययन कर सकते हैं। मतलब हम क्वांटम मैकेनिक्स में केवल हम इस बात का स्टडी करते हैं कि उसकी उसकी जो नेचर है उसकी प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से होगी। उसकी एक्यूरेट नेचर नहीं निकाल सकते, बल्कि उसके जो नेचर है उसकी केवल प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इस प्रकार से वो व्यवहार कितना परसेंट करेगा, या इस तरीके से व्यवहार करने की उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। बिल्कुल एक्यूरेट हम कुछ नहीं बता सकते। नंबर 4, इससे नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति स्पेक्ट्रल लाइन की रेखा की चौड़ाई आदि के बारे में पता चलता है। थ्योरेटिकली ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं हो सकता। जो स्पेक्ट्रल लाइन है या स्पेक्ट्रल एनर्जी है, हमारा जो एनर्जी बैंड एनर्जी लेवल होता है, उसकी एक डेफिनेट चौड़ाई होगी, इससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट, व्यवहार में हम अनिश्चितता सिद्धांत का अनुभव क्यों नहीं करते। अनुभव नहीं कर पाते। जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, जैसे जिस चीज़ों को हम देखते हैं, उनके लिए हम अनिश्चितता सिद्धांत का अनुभव नहीं कर पाते। हम किसी वस्तु की पोजीशन या उसका वेग जब निकालते हैं तो हम पूरी शुद्धता से कहते हैं कि हाँ जी, ये इस पॉइंट पे रखा हुआ है और इसका वेग इतना है। तो वहाँ पे हम अनिश्चितता सिद्धांत लागू क्यों नहीं करते। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स का मान बड़ा होता है, क्या उसके बराबर होता है h/4 पाई। तो न्यूनतम मान अतः डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स का न्यूनतम मान हमने ले लिया h/4 पाई। और जो संवेग होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। डेल्टा एक्स डेल्टा एम वी इज इक्वल टू h/4 पाई। इससे डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई एम, ये आ गया। और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में अगर हम m का मान कम से कम ले लें, मान लीजिए 1 ग्राम ले लिया, तो ये वैल्यू होगी 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू
m की वैल्यू 1 ग्राम मीन्स 10⁻³ kg। तो ये कैलकुलेट करके आएगा, डायरेक्ट देते हैं, ये कैलकुलेट करके लगभग ले लेते हैं कि 2 टाइम्स यानी 0.5 और ये हो गया 5 × 10⁻32। तो ये जो मान है 5 × 10⁻32, इसका जो ऑर्डर है वो बहुत कम है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ऑर्डर है 5 × 10⁻32 बहुत छोटा है, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। यह मान बहुत कम होने के कारण साधारण अवस्था में इसका पता नहीं चलता है, यानी इसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इस कारण हम मैक्रोस्कोपिक वस्तुओं के लिए या हम साधारण वस्तुओं के लिए अनिश्चितता सिद्धांत का अनुभव नहीं कर पाते। तो अनिश्चितता सिद्धांत लागू होता है बहुत छोटी चीज़ों के लिए, एटॉमिक स्केल के लिए, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में। इस प्रकार से ये हेज़नबर्ग का सिद्धांत था, इसका एक्सप्लेनेशन था या प्रूफ था, और इसके भौतिक महत्व, और हम प्रैक्टिकली क्यों नहीं अनुभव करते क्लासिकल मैकेनिक्स में या नॉर्मल लाइफ में हेज़नबर्ग के सिद्धांत को। धन्यवाद।